हेलो एवरीबॉडी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। आज हम ये शुरू करेंगे, हिस्ट्री का चैप्टर है ये। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं द बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर। हिटलर के बारे में तो आप सबने सुना है ना, सबने सुना है। हम ये भी कहते हैं कि डोंट बी लाइक अ हिटलर या डोंट बिहेव लाइक अ हिटलर। दैट मीन्स कि जब हम कहते हैं किसी को डोंट बी अ डिक्टेटर, डोंट एक्ट एज अ डिक्टेटर, डोंट डोमिनेट अदर पीपल, सो वो हिटलर होता है। ठीक है, हम कहते हैं कि वो हिटलर है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा करता है। सो हिटलर कौन थे? हिटलर जो थे ये एक डिक्टेटर थे। कहाँ के डिक्टेटर थे? जर्मनी के डिक्टेटर थे। और इनका क्या मोटिव था? इनको जर्मनी को एक बहुत वास्ट एम्पायर बनाना था। ये चाहते थे कि जर्मनी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पायर बने। और ये चाहते थे कि पूरा ऑल ओवर द यूरोप, ही वांट टू कॉन्कर दैट यूरोप। वो यूरोप को कॉन्कर करना चाहते थे। तो आपने देखा ना कितने सारे यूरोप में रिवॉल्यूशंस हुए थे। रशियन रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो भी यूरोप में हुआ था। उससे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, वो भी यूरोप में हुआ था। और ये है हिटलर। ये जो है ये डिक्टेटर है। कहाँ का? ये डिक्टेटर है यूरोप का। तो हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको यूरोप बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है ना। तो हिटलर ये डिक्टेटर था। और इसके टाइम पे क्या था, ये एक ऐसा पर्सन था जो बुरे के साथ बहुत ही बुरा था और अच्छे के साथ बहुत अच्छा था। जिन लोगों को ये पसंद करता था, जो इसके फेवरेट कैटेगरी में आते थे, है ना, जो उसको डिज़ायरेबल थे, ठीक है, तो उनके साथ इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट था। और वो लोग जिसको ये बिल्कुल पसंद नहीं करता था, उसके साथ इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर इसका था उन लोगों के साथ, इतना बैड बिहेवियर था, इतना इसने एट्रोसिटीज़ मचाया उन लोगों के साथ, उनको इतना ऑप्रेसिव था, ये इतना परेशान किया उनको कि यू विल व्हेन स्टडी यू विल से दिस इज़ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये मनुष्यता के खिलाफ एक क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है। हिटलर ने ऐसा रूल किया था, ऐसा डिक्टेटरशिप करा था। ऑब्वियसली डिक्टेटरशिप जो होती है उसमें जो डिक्टेटर होते हैं वो बुरा ही करते हैं। तो ये भी एक ऐसा हिटलर था, मतलब एक ऐसा डिक्टेटर था हिटलर जिसने बहुत बुरा किया था विद पीपल जो ये नहीं चाहता था। ठीक है। और नाजिज्म क्या है? तो इसकी जो पार्टी थी, हिटलर जो था ये एक पार्टी को बिलोंग करता था। उस पार्टी का नाम था नाजी पार्टी। ठीक है। अब वो इस नाजी पार्टी का लीडर था। तो हिटलर और नाजी पार्टी, इनके जो आइडियाज़ है वो दे आर सिनोनिमस विद ईच अदर। ठीक है। तो मैं अगर नाजी की बात कर रही हूँ उसमें हिटलर भी शामिल है। ठीक है। तो नाजी बेसिकली हिटलर की ही पार्टी थी, एक पपेट पार्टी थी हिटलर की। वो जो हिटलर कहता था वो नाजी का ही सोच होता था। ठीक है। मतलब हिटलर और नाजी देवर सेम आइडियोलॉजी वाले। ठीक है। नाजी पार्टी जो थी, नाजी पार्टी ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, ऐसा सिस्टम ऑफ आइडिया बनाया जिसको हमने नाजिज्म कहा। ठीक है। जिसको हम हिंदी में नस्लवाद कहते हैं। अब हम हमेशा जो स्टोरी को शुरू करते हैं ये किसी इंसिडेंट के साथ शुरू करते हैं। लाइक फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने जो इंसिडेंट लिया था दैट वाज, आपको पता है क्या था वो। ठीक है। उसमें हमने एक छोटी सी वहाँ पे लड़ाई देखी थी। ठीक है। अब इधर क्या है, यहाँ पर हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो करेंगे हम 1945 में। स्प्रिंग के सीजन में क्या होता है, एक फैमिली की बात हो रही है यहाँ पे। तो उस फैमिली में एक 11 ईयर ओल्ड जर्मन बॉय है जिसका नाम हेलमट है। जो हेलमट है वो बेड पे लेटा हुआ है एंड वो अपने पेरेंट्स को डिस्कस करते हुए सुनता है समथिंग इन सीरियस टोन्स, मतलब कुछ सीरियस बात चल रही है। ठीक है। उसके फादर क्या थे? अ प्रोमिनेंट फिजिशियन, डॉक्टर थे। डिलिब्रेटेड विद हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ से कुछ बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वो ये कह रहे थे कि समय आ गया है, द टाइम हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली और इफ ही शुड कमिट सुसाइड, उनको सुसाइड कर लेना चाहिए अलोन। ठीक है। वो सुसाइड कर ले। तो
अब बात ये आती है कि वो सुसाइड क्यों करना चाहते थे, है ना, या बात ये आती है कि ऐसा क्या हुआ था कि वो चाहते थे अपनी पूरी फैमिली को और खुद को मार लेना। सो इसको हम अभी आगे देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि his father spoke about his revenge of the fear of revenge saying now the allies will do to us what we did to the crippled and Jews। तो एलिस कौन थी? एलिस जो थी, देखो आपके पास एक्सेस है और एलिस है, ऑल्दो ये पेज में भी दे रखा है नीचे, अगर मैं वहाँ पे शिफ्ट करती हूँ तो ठीक है। एलिस में आपके कौन कौन पार्टीज थी, देखो यहाँ पे भी है, ठीक है। आई हैव डन दिस फॉर योर कन्वीनियंस, सो आपको अच्छे से आ जाएगा। एलीड पावर्स में कौन कौन थे? यूके, फ्रांस, ठीक है, ये थे। बाद में कौन आ गए थे? यूएसएसआर आ गई थी, दैट इज रशिया एंड यूएसए आ गई। सो यूके, फ्रांस, यूएसएसआर और रशिया, ये सब थे एलीज में। अब ये जो यूएसए थी ना, ये गेम चेंजर थी। आपको पता है ये तो कि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों में हारी थी, दोनों में वो डिफीट हुई थी, वो हारी थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या था? सो यूएसए गेम चेंजर थी। जब वो एंट्री करती थी तो एलिस जीत जाती थी, यूएसए एलिस के साथ थी, लेकिन यूएसए ने कोशिश की थी कि वो वॉर को अपने से दूर रखे, फालतू में, उसको पता है अमेरिका यूएसए को कि वॉर करेंगे फालतू में बहुत पैसे खर्च होंगे, ठीक है, जीतेंगे नहीं जीतेंगे इसका भी कुछ पक्का नहीं है। लेकिन यूएसए बहुत स्ट्रांग रही है, आज भी है, कहते भी है ना कि व्हेन अमेरिका स्नीजेस पूरा वर्ल्ड चीखता है, ठीक है। जब पूरा, नहीं ये नहीं है, सॉरी, हाँ ये है कि जब अमेरिका को जुकाम लगता है ना तो पूरी दुनिया को छींक आती है ना, नहीं उल्टे है, जो भी है, ठीक है, सॉरी। तो अब जो भी है ना, अमेरिका तो ऐसा एक ग्लोबल पावर है, जब उसे कुछ होता है तो पूरा दुनिया हिलता है। तो यूएसए ने एलिस में हिस्सा लिया। अब जो यूएसए है वो एलिस में हिस्सा लेती है तो यूएसए गेम चेंजर बनती है, एलिस को जिता देती है। कब हिस्सा लेती है? जो वर्ल्ड वॉर है उसकी शुरुआत, जैसे वर्ल्ड वॉर वन जो हुआ था 1918 में शुरू हुआ था, ये 1917 में हिस्सा लेती है। वर्ल्ड वॉर वन की बात कर रही हूँ। यूएसए उस समय हिस्सा लेती है 1917 में, 1917 में ये हिस्सा लेती है और यूएसए, और ये जीत जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये हिस्सा लेती है 1941 में, हिस्सा लेती है 1941 में एलिस के साथ, और तब भी ये जीत जाते हैं, ठीक है। सो एलिस पावर में सबसे पहले थी यूके, फिर फ्रांस, फिर 1941 में यूएसएसआर और यूएसए आए थे वर्ल्ड वॉर टू में। वर्ल्ड वॉर वन में ये यूएसए है 1917 में आया था। दे फॉट अगेंस्ट द एक्सिस पावर। ये जो एक्सिस पावर थी ये बेसिकली एम्पायर्स थी, ठीक है, 3 एम्पायर्स थी यहाँ पे। तो एक्सिस पावर जो थी 3 एम्पायर्स की थी, हम इसे सेंट्रल पावर भी कहते हैं। सो ये कौन कौन सी थी? जर्मनी, इटली एंड जापान। तो ये 3 थी, ठीक है, जर्मनी थी, इटली थी और जापान थी। तो एक्सेस, अब यहाँ पे हम एक अच्छी सी टेबल बना करके इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाल देंगे अपन एलिस को, यहाँ पे हम डाल देंगे एलिस को, और एक ऐसा मैं बना रही हूँ उधर यो, ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे हम एक्सेस को। सो एलिस में कौन कौन है? यूके और फ्रांस, अर्ली आ गए थे, ठीक है, यूके और फ्रांस हो गए, और यूएसएसआर एंड यूएसए। कब? ये कब आए थे? 1941 में, 1941 में ये आए थे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक्सेस की बात करूं तो उसमें सेंट्रल पावर्स थी जर्मनी,
जर्मनी था, और कौन कौन था, इटली था, और जापान। तो ये 3 जो है आपके आते हैं एक्सेस में, और बाकी के ये जो ये 3 नहीं 4 ये आते हैं एलीज में। सो ये हमारे पास एक्सेस हो गई, ये हमारे पास एलीज हो गए। ठीक है, सो ये थे हमारे एलीज और एक्सेस पावर्स। Now let's begin further. So अब क्या हुआ, एक सेकेंड मैं स्क्रीन को सेव कर लूँ। His father, a prominent physician, he deliberated with his wife that समय आ गया कि उन्हें मर जाना चाहिए। क्यों मर जाना चाहिए? क्योंकि अब एलिस जो है वो हमारे साथ उतना ही बुरा करेंगे जितना हमने किया था क्रिपल्ड, मतलब जो डिसेबल्ड लोग थे, और ज्यूज के साथ। ज्यूज होते हैं यहूदी, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं। और अब वो आगे क्या कहते हैं, आगे हुआ क्या, अगले ही दिन हेलमत और उसके फादर ये जाते हैं फॉरेस्ट में, वुड्स में। क्यों? जिससे वो एक अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। हेयर इट इज मेंशन लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर। लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर मतलब आखिरी वो बात थी, आखिरी वो अच्छा समय जो वो बिताते हैं। सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग, तो वो बच्चों के जो ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग होते हैं उनको गाते हैं। उसके बाद क्या होता है, हेलमत के जो फादर थे नेक्स्ट डे ही ये ऑफिस में अपने को शूट कर लेते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ही कमिटेड सुसाइड, वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ इसको इधर। कमिटेड सुसाइड, वो सुसाइड कर लेते। बट ऐसा क्यों करते हैं, वॉट वॉज द रीज़न? ठीक है, ऑल दो हमने देख लिया है कि एलिज हमारे साथ वही करेंगे जो हमने क्रिपल्ड और ज्यूज के साथ किया था। सो बेसिकली ये जो थे ये नाजी के सपोर्टर थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी की हार हो जाती है, जर्मनी अपने को सरेंडर कर देता है एलिज को, हिटलर भी सुसाइड कर लेता है, नाजी के सभी लोग बर्बाद हो जाते हैं दरअसल। सो उस समय पर ये भी नाजी के सपोर्टर थे, इनको भी एज पर द रूल्स भी नहीं बट ऐसा सबने किया था, तो ये भी सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि ये नाजी के सपोर्टर थे, बहुत बड़े सपोर्टर थे। ठीक है, अब क्या हुआ आगे देखते हैं। सो हेलमत रिमेंबर्स दैट ही सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न इन द फायरप्लेस। उनकी जो बॉडी में जो यूनिफॉर्म थी उनको जला दिया गया फायरप्लेस पे। कितना डर गया था जो हेलमत था कि उसने अपने फर्दर 9 years घर में अपनी मदर के बने हुए हाथ से कुछ भी नहीं खाया। उसको डर था कि उसकी जो मदर है माइट पॉइजन हिम, उसको खाने में पॉइजन डाल के खिला देंगी। So you can see here now, let me first of all stop the topic. ठीक है, अब मैं आपसे कुछ बातें करूँगी। From very childhood, when we start listening, start thinking about our own family, because when we are a very small little child, जब हम birth लिए होते हैं, so we are not very much कि अट्रैक्टेड तो बहुत होते हैं हम, लेकिन हमें इतना नहीं होता कि ये हमारे मदर हैं, ये फादर हैं, केयरिंग नहीं होती उस टाइम पे। हम आफ्टर दैट हमें अकल आती है और हम समझते हैं हर चीज़ को इन आवर सराउंडिंग्स। एट दैट टाइम, उस समय पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में आती हैं। वी लर्न मैनी थिंग्स एंड वी मेक इमेज कि दीज पीपल आर गुड, दीज आर नॉट गुड। सो अब जब यहाँ पे हमने स्टोरी में क्या देखा कि उसके फादर ने ऐसा कुछ कहा जिससे उसे लगा कि यस ये कुछ सही नहीं है,
वो भूल गया होगा उस बात को, क्योंकि वो एक बच्चा है 11 साल का। अगले दिन उसने अपने फादर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, वो उसको याद रहा। और उसके अगले दिन उसके फादर ने सुसाइड कर लिया। वो ये समझ गया था कि देयर वॉज समथिंग विच हॉरर्ड विच हॉन्टेड हिज फादर। एंड उसको ये याद था कि उसके फादर ने कहा था कि हम पूरी फैमिली को लेके या तो मर जाएं या वो अकेले मर जाए। सो उसको यहाँ पे एक और डर लगा कि माइट हिज मदर ऑल्सो पॉइजन हिम, कि पूरा फैमिली को मार डाले। सो दैट इज़ वाई उसने बचे हुए जो आखिर मतलब फर्दर 9 years थे, उसने अपनी मम्मी के हाथों से कुछ नहीं खाया। उसको ये बिलीव हो गया कि नाउ शी विल नॉट डू एनीथिंग। और 20 years का हो गया होगा, 9 साल बाद। तो उसको ये, अब तो ऑलरेडी वो बड़ा हो गया है, ही नो कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, बट उस समय पे उसने खाना नहीं खाया अपनी मम्मी के हाथों का। सो यू कैन सी द हॉरर, द हॉन्ट, यू नो। वॉर हुआ, वॉर के बाद जो सर्कमस्टेंसेस बने, वॉर के साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। वॉर में जो लोग मारे जाते हैं, उसके अलावा उसके बाद में खूब साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लोगों में हॉरर पे डर पे जो पैदा हो जाता है। लोग जो हार चुके होते हैं वो स्टार्ट सुसाइडिंग। सो ये होता है, एंड दैट इज़ वाई, यही जो रीज़न है, इसी रीज़न की वजह से जो किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट है वो रुकता है। ऑल्दो जर्मनी बहुत डेवलप हो गया है, बट देर आर कंट्रीज, देर आर प्लेसेस जहाँ पे डेवलपमेंट क्यों कम है, क्योंकि उनके पहले का जो नींव है वो स्ट्रांग नहीं है। वो लड़ाई झगड़े वाला, जर्मनी में जो था बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, एंड दैट इज़ आज भी अगर हम वहाँ जाते हैं, सो अगर हम इतिहास समझते हैं वहाँ पे जाके लोगों का, सो दे वुड ऑलवेज मैंशन दिस अबाउट दी Hitler's rule there. अच्छा, एक सेकेंड, ये कौन है? दिस इज हिटलर। यू कैन सी hit this is Hitler, and how you can see him कि he his mind you can see here as well, कि उसके eyes में, उसके दिमाग में there is a lot of things to do। ठीक है। एंड अब हम देखते हैं कि हेलमट के फादर की डेथ के बाद क्या होता है। सो ऑल्दो हेलमट मे नॉट हैव रियलाइज्ड ऑल दैट इट मेंट, मतलब जो भी था, हेलमट को इतना नहीं पता था कि उसके जो फादर थे, बेसिकली ही हैज़ बीन अ सपोर्टर ऑफ नाजी, वो नाजी के सपोर्टर थे। ही वॉज सपोर्टर ऑफ नाजी पार्टी एंड ऑल्सो ऑफ एडोल्फ हिटलर। हिटलर का पूरा नेम एडोल्फ। मैनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट नाजी एंड हिटलर। मुझे नहीं पता, नाजी के बारे में पता नहीं पता, बट हिटलर के बारे में सबको पता होगा, क्योंकि हिटलर पढ़ाई में ही नहीं बल्कि हमारी डेली जो हम ले मैन लैंग्वेज बोलते हैं उसमें भी यूज, कि यू प्लीज़ डोंट बिहेव लाइक हिटलर, या प्लीज़ डोंट डोमिनेट अदर पीपल लाइक हिटलर, राइट। You probably know Hitler's determination to make Germany into a mighty power. So, what was Hitler's determination? His determination was to make Germany a mighty power, and his ambition of conquering all of Europe. वो चाहता था कि वो एक mighty power बनाए, जर्मनी को, पूरा यूरोप को कॉन्कर कर दे। ठीक है। एंड ही किल्ड ज्यूज, इसने ज्यूज को मारा था। ये ज्यूज को अनडिजायरेबल समझता था, ये ज्यूज को इम्प्योर्ड समझता था बाय देयर रेस, एंड दैट इज वाई ज्यूज को मारना चाहता था। बट नाजिज्म वॉज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट, इट वॉज अ सिस्टम, अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। सो व्हाट इज नाजिज्म? ना नेशनलिज्म, नाजिज्म, ये जहाँ पे आपको ISM दिखता है, मतलब SM दिखता है, जैसे नाजी में SM लग गया है, इट रेफर्स टू अ सिस्टम। ये एक सिस्टम को रेफर करता है। ठीक है। सो नाजिज्म वॉज वन और टू आइसोलेटेड एक्ट, ये नहीं था। नाजिज्म बिल्कुल भी कोई एक या दो छोटे मोटे एक्ट नहीं थे। दे वर नॉट लिमिटेड टू वन और टू आइसोलेटेड एक्ट। ये एक बहुत बड़ा सिस्टम था। इट वॉज अ सिस्टम। ठीक है। अ स्ट्रक्चर
ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स, कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, राजनीति कैसी होनी चाहिए. सो नाजिज्म की ये डेफिनेशन को याद रखना. एस एम जो मैंने बताया, इट रेफर्स टू सिस्टम, नेशनलिज्म, नाजिज्म. ठीक है. सो नाजिज्म वॉज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट, ये बिल्कुल नहीं थे. ये एक बड़ा सा सिस्टम था, एक ऐसा स्ट्रक्चर था आइडियाज़ का कि वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स कैसे होने चाहिए. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट नाजिज्म वॉज ऑल अबाउट. एंड हम ये देखते हैं कि हेलमत के फादर ने अपने को क्यों मारा था. अभी हम जानते हैं हेलमट्स फादर वो सपोर्टर ऑफ नाजिज्म. So here we will see कि what was the condition of Nazism after the Second World War and what the basis of this fear was and why did Nazism was so much of the people or the supporters of Nazi party were so much afraid after the Second World War that they come into do the suicide. So अब यहाँ पे शुरू होती है एक नई कहानी. May 1945 में जर्मनी सरेंडर टू द एलीज. 1945 में क्या ख़त्म हुआ था. सो 1945 वॉज द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. मैं लिख देती हूँ, ये था आपका एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर भाई ख़त्म हुआ, अच्छी बात है ये तो. बट जर्मनी सरेंडर टू द एलीज. हमने देखा एलीज में कौन थे, यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, ये सब थे. एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, एक सेकेंड, हाँ, Goebbels and his entire family committed suicide collectively in Berlin bunker in April. At the end of the war, an international military tribunal was set up to prosecute Nazi war criminals for crime against peace, for war crime and crime against humanity. ठीक है. सो यहाँ पे क्या कुछ बोला, इसको मैं आपको अब समझाऊंगी, बड़े ध्यान से सुनना. ये वाला पैराग्राफ, ठीक है. सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते ही हिटलर को ये समझ आ गया कि क्या होने वाला है. क्या होने वाला है, एलीज पावर में आने वाली है. हिटलर ने बिल्कुल सब्र नहीं किया. हिटलर और उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर और हिटलर की पूरी फैमिली, मैं बताऊंगी प्रोपेगेंडा मिनिस्टर क्या होता है. तो उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर का नाम था गॉबल्स. सो हिटलर, गॉबल्स और हिटलर की पूरी फैमिली, ये सब साथ में सुसाइड को कमिट कर लेते हैं. कहाँ पर, इन बर्लिन बंकर इन अप्रैल. बर्लिन पता है जर्मनी की कैपिटल है. बंकर एक रूम जो कि बस इतना ही. अभी मैं इसके आगे बताऊंगी तो यू विल बी कंफ्यूज्ड. बंकर आप समझ लो एक टैंक होता था, ठीक है. सो बर्लिन बंकर में अप्रैल के टाइम पे वो सब लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं. एट द एंड ऑफ द वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते ही दूसरी चीज़ जो की जाती है, जो होता है वो ये है, एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाई थी न्यूरमबर्ग में, जिसको न्यूरमबर्ग मिलिट्री ट्रिब्यूनल भी कहा जाता था. इसको सेटअप किया था सो दैट जो भी नाजी वॉर क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने नाजी में खूब क्राइम किए हैं, ठीक है, नाजी पार्टी के सपोर्टर होते हुए खूब सारे क्राइम किए हैं, क्राइम अगेंस्ट पीस, फॉर वॉर क्राइम एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया है, उन सबको सजा दी जा सके. ठीक है. सो बातें क्या समझ में आई. हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर में प्रोपेगेंडा होते हैं, आपको एड्स पता है ना जो टीवी पे आते हैं, एडवर्टीजमेंट. जैसे मैं ऐड कर रही हूँ, मान लीजिए अमूल कर्ड का, अमूल चीज़ का, ठीक है, अमूल चीज़ का ऐड कर रही हूँ, तो मैं अमूल चीज़ की खासियत बताती रहूँगी. तो किसी चीज़ की पॉजिटिव साइड्स को बताते रहना, किसी भी चीज़ के, किसी भी पर्सन के पॉजिटिव साइड्स को बताते रहना टू द पब्लिक इज़ कॉल्ड प्रोपेगेंडा. ठीक है. किसी तरह से लोग उसको पसंद करने लग जाए व्यक्ति को, या किसी तरह से वो लोग उस चीज़ को पसंद करने लग जाएं और उसको ख़रीदने के लिए आ जाएं. जैसे अमूल चीज़ है, अमूल बटर है, अमूल मिल्क है, इसको लोग पसंद करते हैं. क्यों? क्योंकि वो एड्स में पढ़ते हैं.
ठीक है। या फिर अगर आप पसंद करते हो किसी भी चीज़ को, टीवी में एड्स बहुत सारी चीज़ों के आते हैं, सो आप किसी भी चीज़ को जो एडवर्टाइजमेंट आता है डिफरेंट थिंग्स का, अमूल बटर, अमूल चीज़ और बहुत सारी चीज़ों का ऐड आता है टीवी में, तो जिस चीज़ को आप समझते हो कि दिस इज़ माई फेवरेट थिंग, आई वुड से डेयरी मिल्क चॉकलेट, सो आपको उसकी जो आपको कैसे वो अच्छी लगी, क्योंकि आपने उसको एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, है ना। डेयरी मिल्क चॉकलेट हमें अच्छी लगती है क्योंकि हमने उसको ऐड में देखा। दैट इज़ अ प्रोपेगेंडा, अ वे ऑफ, यू कैन से अ वे इन विच वी, आप कह सकते हो कि एक तरह से, एक तरीके से, इन विच पीपल ट्राई टू किसी चीज़ की तारीफ ही बताते जाते हैं, इन विच वी टेल अस ओनली द पॉजिटिव साइड ऑफ अ थिंग, सो वी आर डूइंग अ प्रोपेगेंडा वर्क, राइट। प्रोपेगेंडा उसको कहते हैं, ठीक है। सो प्रोपेगेंडा इज टेलिंग द पॉजिटिव साइड्स ऑफ समथिंग टू द पब्लिक। पब्लिक को आप किसी चीज़ की केवल पॉजिटिव साइड बता रहे हो। तो ये जो गॉबल थे, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गॉबल, इनका क्या काम था, हिटलर की तारीफें बताते रहना, ये बोलना कि हिटलर जी ने ये किया, हिटलर जी ने ये किया, हिटलर जी ये चाहते हैं, हिटलर जी ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। दैट इज़ व्हाट प्रोपेगेंडा मिनिस्टर इज। एंड यही सब कुछ था, बस इतना था। ये ध्यान रखना है यहाँ पे, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल कहाँ सेटअप की थी, न्यूरमबर्ग में की थी, ये जगह है। और क्यों की थी, जिससे कि जो नाजी वॉर के क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने क्राइम अगेंस्ट पीस किया है, फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है, तो उन सबको जेल दी जा सके। Germany is conducting during war, especially those actions which came to be called as crime against humanity, raised serious ethical and moral questions and invited worldwide condemnation. What were these acts? तो अब जो नाजी पार्टी थी, इसने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया था, मतलब इसने मनुष्यता के खिलाफ बहुत सारे क्राइम किए थे। व्हाट इज ह्यूमैनिटी, क्या कहती है ह्यूमैनिटी, होती क्या है ह्यूमैनिटी, क्या कहती है ह्यूमैनिटी, व्हाट ह्यूमैनिटी सेज, क्या होती है ह्यूमैनिटी। सी, humanity is we all are human beings and this is our responsibility to take care of other people, other human beings. We belong to one race and we have to maintain brotherhoodness. We can't say that you are a different person, you are not a human being. I am only the human being. That is not humanity is. So crime against humanity यानी कि एक ह्यूमन बीइंग की जो बचपन से उसको वैल्यूज सिखाई जाती है, या जो ह्यूमैनिटी का रियल मीनिंग होता है, ह्यूमन बीइंग का रियल मीनिंग होता है, वो ह्यूमैनिटी है। तो उसके अगेंस्ट बहुत सारे इसने क्राइम किए थे, हिटलर और नाजी पार्टी ने। और इस वजह से जो उसने गलतियाँ की थी ना, रेज्ड सीरियल मोरल एंड एथिकल क्वेश्चंस एंड इनवाइटेड वर्ल्ड वाइड कंडेनेशन। तो उसने बहुत सारे गलत गलत काम किए थे, जिस वजह से पूरी दुनिया ने इसको कंडेम किया। कंडेम मतलब कि सबको उस पर बहुत गुस्सा आया और सब इसके कामों से डिसएग्री हुए, अरे गलत, डिसएग्री हुए थे, ठीक है। नाउ अब व्हाट वर दिस एक्ट, तो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि इसने बड़े बुरा काम किया, ये क्या वो क्या, बट ये था क्या, इज इट द वे कि हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, नो नेवर। लेट्स सी व्हाट वर दिस एक्ट्स। मैं एक बार इसको हल्का सा नीचे कर लेती हूँ, जिससे कि आपको जो टॉपिक है वो दिख जाएगा। नाउ अंडर द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक बार मैं ना स्क्रीन को भी सेट कर रही हूँ। Under the shadow of the Second World War, Germany had waged genocidal war. Now, what is this genocidal war? So, एक जीन्स को मारते रहना, ठीक है। जैसे हमने किसी एक जीन्स को मारना शुरू कर दिया, जीन्स होते हैं, एक रेस को मारना शुरू कर दिया, हिंदू को मारना शुरू कर दिया, मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया, किसी एक जीन्स को मारना शुरू कर देना इज जीनोसाइडल वॉर, killing of a large scale leading to destruction of large section of people। तो मतलब
लोगों को बहुत ज़्यादा मारना, ठीक है, किसी भी कंट्री के लोगों को मारना या किसी एक रेस को मारना इज जीनोसाइडल वॉर। सो अब यहाँ पे जीनोसाइडल वॉर की डेफिनेशन आपको दे रखी है, सॉरी, ठीक है, विच रिजल्टेड इन, ये डेफिनेशन है, मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इनोसेंट सिविलियन ऑफ यूरोप, इसको हम बोलेंगे जीनोसाइडल वॉर इन यूरोप। तो यूरोप में बहुत एक जीन्स को मारा जा रहा था, ठीक है, सिविलियंस को जो यूरोप के थे या जो वहाँ पे रहते थे लोग, उनको मारा जा रहा था। अब कौन कौन थे जिनको मारा जा रहा था? देयर वर 6 मिलियन ज्यूज, 6 मिलियन ज्यूज थे, 2 लाख जिप्सीज थे, 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियन, 70,000 जर्मन्स जिनको मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड माना जाता था। कितना बुरा था, समझ नहीं आया? अगर आप देखो, सो किसी एक जीन्स को मारते रहना, मुझे ये पसंद नहीं, मैं इसको मारूंगा, काटूंगा, मार डालना किसी भी तरह से। सो किन किन को मारा, यहाँ पे हम डेटा लिखते भी जाते हैं, चलो क्या दिक्कत है। ये जो नोट्स हैं आपको अपनी कॉपी में भी लिखने हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख के दे रही हूँ। 6 मिलियन आ रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ, 6 मिलियन, अरे अच्छा नहीं लिखा गया, there were 6 मिलियन कौन? ज्यूस। और कौन थे? 2 लाख, अरे जिप्सीज। टू लाख जिप्सीज। दो लाख जिप्सीज थे। There were 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस, यानी जो पोलैंड के थे, पोलैंड के लोगों को हम पॉलिश सिविलियंस कहते हैं। और 70,000, दैट इज 70,000, मेरी स्क्रीन चली गई, 70,000 जर्मन्स थे, 70,000 डिसेबल्ड या क्रिपल्ड लोग थे जर्मन की। सो डिसेबल्ड एंड क्रिपल्ड पीपल, जो क्रिपल्ड थे बेचारे, चल फिर नहीं सकते थे, जर्मनी के वो लोग थे, ठीक है। इसको थोड़ा सही से आप लिखना बताऊँ, क्योंकि मेरे हैंड राइटिंग में ना, ये हम पेन से लिखते हैं तो इतनी अच्छी नहीं आती है। मैं इसको फिर से लिख देती हूँ, ठीक है। जिप्सीज, 6 मिलियन ज्यूज थे, 2 लाख जिप्सीज थे, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियन थे। तो ये सब वो लोग थे जिनको ये बेचारे को मारा करते थे, इन बेचारों को मारा करते थे, ठीक है। सो ये अब आपको याद हो जाएगा, मैं रेज और लिंक कर देती हूँ। नाउ द नंबर ऑफ पीपल किल्ड, ये सब थे, कौन थे? 6 मिलियन ज्यूज, 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियन, 70,000 जर्मन्स जिनको कंसिडर किया जाता था मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड, ठीक है। ये सब वो लोग थे। बिसाइड इननमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट, और इनके अलावा कई सारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स भी थे जिनको मारा करता था, ठीक है। ये इसके बारे में आपने पढ़ा कि ये कैसा इंसान था और इसकी पार्टी कैसी थी। नाउ नाजी डिवाइस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स जो कभी सोचा ना हो, अनएक्सपीरियंस्ड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल। कैसे?
by gassing them in various killing centers like Auschwitz. Auschwitz is the biggest killing center. It is in Poland. पोलैंड में सबसे बड़ा किलिंग सेंटर बनाया था ऑस्ट्रिच. सो ये जो था ये सबसे बड़ा किलिंग सेंटर था. और करा क्या करते थे ये नाजी, ये गैस चैम्बर्स होते थे जिन्हें हम बंकर्स कहते हैं, जो आपको मैं बता रही थी ना. सो दे वर बेसिकली गैस चैम्बर्स, बंकर्स, जहाँ पर ये जिन लोगों को मारना चाहते थे उनको भर दिया करते थे और गैस छोड़ते थे, प्रोड्यूस करते थे, जो कि आपके लिए सही नहीं होती है. सो दैट गैस दे यूज टू उसको वो प्रोड्यूस करते थे, जनरेट करते थे रूम में, बंकर्स में, और लोग बेचारे मारे जाते थे. अब न्यूरम्बर्ग ट्रिब्यूनल जो बनाई गई थी, न्यूरम्बर्ग ट्रिब्यूनल जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो बनाई गई थी न्यूरम्बर्ग में. सो वो जो न्यूरम्बर्ग ट्रिब्यूनल थी, इसने केवल 11 लीडिंग नाजीज को ही डेथ दी थी, यानी कि नाजी के 11 लोगों को ही डेथ दी गई थी. कई जो थे मैनी अदर्स वर इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ, उनको जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी वो हो गई थी. सो ये जो रिट्रीब्यूशन आया था, एक तरह से जो पनिशमेंट दी गई थी नाजीज को, वो बहुत शॉर्ट थी, कम थी ऑफ द ब्रूटैलिटीज़ एंड एक्सटेंड ऑफ देयर क्राइम्स. जो उन्होंने क्राइम किए थे या उन्होंने जो ब्रूटैलिटीज़ की थी, सो वो बहुत बड़ी थी, इनकी जो सज़ा थी वो बहुत छोटी थी. The Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been during the First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जितने हार्श हो गए थे एलिस, उतने हार्श ही फिर नहीं होना चाहते थे. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत बुरा जर्मनी के साथ भी हुआ था, और वही जो कंडीशंस थी उन्होंने ये एक तरह से एक लोगों में ये बनाई थी एक फीलिंग कि अब जो जर्मनी की स्थिति है उसको केवल और केवल एक अच्छा डिक्टेटर ही सुधार सकता है. और अब जो डिक्टेटर साहब आए थे वो हिटलर थे, जिनका बहुत ही गंदा काम था, बहुत गंदे तरह से इन्होंने काम किया था. ठीक है. Everyone came to feel that rise of Nazi Germany could be partly traced back to the German experience at the end of the First World War. So अब सबको ये लगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद नाजी जर्मनी ही है जो उनको एक तरह से मतलब हेल्प कर सकती है और उनको फिर से जर्मनी को उठा सकती है. सो व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस, क्या हुआ था जर्मनी के साथ जिसने एक तरह से नाजी पार्टी और हिटलर को सत्ता में बिठाने वाला काम किया था. व्हाट वर दीज एक्ट्स, लेट्स लर्न अबाउट देम. लेट मी क्लीन द स्क्रीन. Now we have birth of Weimar Republic. So Weimar Republic, it was what? क्या थी ये? It was a democratic government. ये थी एक गवर्नमेंट. सो ये क्या थी? ये रिपब्लिक, वेमा रिपब्लिक एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी. सो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो वहाँ पे जो एम्पायर थी उस एम्पायर ने अपने को उस एम्परर ने अपने को पत्याग दे दी थी. मतलब जो वहाँ पे एम्परर बैठे थे उन्होंने कहा कि भाई मुझसे तो नहीं संभल रही है एम्पायर, तो उन्होंने अपना पद त्याग कर दिया था. अब जब उन्होंने पद त्याग किया तो बहुत सारी और पार्टीज़ थी, बहुत सारी पार्लियामेंट्री पार्टीज़ थी जिनको चांस मिल गया कि यार अब हम सत्ता में आ सकते हैं, पावर में आ सकते हैं. तो उस समय पे जो नेशनल असेंबली थी जिसका नाम वेमार रिपब्लिक था, वो बनती है वहाँ की पार्टी. ठीक है. एक सेकंड में स्क्रीन को सेट करूँ फिर से. मैं अगर स्क्रीन नहीं सेट करूँगी तो आपके लिए मैं लिख नहीं पाऊँगी, रीड नहीं कर पाऊँगी, मुझे ही करना पड़ेगा. ठीक है, कोई बात नहीं. जर्मनी, a powerful empire in early years of 20th century, fought First World War when in 1914 till 1918 alongside the Austrian Empire and against the Allies. Allies में कौन थे? इंग्लैंड था, फ्रांस था, रशिया था. ठीक है. ऑल जॉइंट वॉर इंथुजियास्टिकली, जल्दी जल्दी सब ने अच्छे से वॉर
को ज्वाइन किया एंथुजियास्टिकली, मतलब बहुत ज़्यादा फुल जोश में, होपिंग टू गेन from a quick victory. Little did they realize that the war would stretch on, draining Europe of all its resources. सारा रिसोर्स खत्म हो जाएगा. जर्मनी ने भी खूब इनिशियल गेन्स किए. उसने क्या किया, फ्रांस और बेल्जियम को हड़प लिया. हाउएवर एलीज जो थी उनको पावर मिल गई थी यूएस की. कब, 1917 में. और इस वजह से डिफीट किसका हुआ, एक्सिस का, जिसमें थी जर्मनी और सेंट्रल एम्पायर्स जो हमने देखी थी. ठीक है, और कब हार हुई, ये नवंबर 1918 में. तो उसको अपन समझ लेते हैं क्या हुआ. यहाँ पे मैं आ रही हूँ कोने पर. देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं हम. वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है. होता क्या है कि एलीज की तरफ से जो पार्टीज ज्वाइन होती हैं, एलीज की स्पेलिंग सही है ना, मैंने जो लिखी है सही है, ठीक है. एलीज की तरफ से जो पार्टीज ज्वाइन होती हैं वो होती हैं यूएसएसआर, जो रशिया है आपका, यूके जो लंदन है, फ्रांस, ये जल्दी अर्ली में जो हुई थी. और एक्सेस में जो थी एक्सेस में कौन कौन थी, मैं एक्सेस में सही से लिख दूँ. एक्सेस में आपके पास जो पार्टीज आई थी जर्मनी और सेंट्रल एम्पायर्स थी. जर्मनी थी और सेंट्रल एम्पायर्स थी. ठीक है, सेंट्रल एम्पायर्स थी या पावर्स थी. ठीक है, जर्मनी जीत रहा था. उसने क्या किया था, फ्रांस पर और बेल्जियम पर कब्जा जमा लिया था. ठीक है, अब यूएस की एंट्री होती है 19 एलिस की तरफ से 1917 में, और यूएसए बनता है गेम चेंजर. इसकी वजह से एलिस जो है ये जीत जाती है और एक्सिस हार जाती है. सो यहाँ पे एलिस जीती, एक्सिस हारी. किसकी वजह से, यूएस की वजह से. और फिर क्या हुआ, स्क्रीन को नीचे लेके जाते हैं. 1918 में नवंबर में हार जाते हैं ये एक्सिस पावर्स. तब जर्मनी में आती है, ये आगे की कहानी है, थोड़ी बहुत जान लेते हैं. बहुत सारी पार्टीज को जीतने की होड़. उस समय पे आपके पास जो पार्टी चुन के आती है उसका नाम होता है वेइमार रिपब्लिक. उसका नाम होता है वेइमार रिपब्लिक. ठीक है, सो ये वेइमार रिपब्लिक होती है जो जीतने के लिए आ जाती है, जो जीत जाती है एक तरह से. ठीक है, तो इतनी सारी जो इतिहास था अभी तक आपको याद हो गया ना. अब हम आगे देखेंगे. एक सेकेंड. ये अभी तक की कहानी थी. अब देखते हैं द डिफीट ऑफ द एम्पेरियल जर्मनी. तो एम्पेरियल जर्मन होती है जहाँ पे एम्परर का राज हो.
एंड एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर। अब जो एम्परर भाई साहब है वो कहते हैं मुझसे नहीं संभलने वाली है ये जो कंट्री है या ये जो एम्पायर है, इसको तो मैं पद त्याग देता हूँ, मैं पद को त्याग देता हूँ। इन्होंने पद को त्याग दिया, पद त्याग दिया। गिवन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज, अब अपॉर्चुनिटी आती है पार्लियामेंट्री पार्टीज के पास टू रिकाज द जर्मन पॉलिटी, टू टेक द अपॉर्चुनिटी ऑफ द जर्मन पॉलिटी। अ नेशनल असेंबली मेट एट वेमार, वेमार एक जगह है तो वहाँ पे एक नेशनल असेंबली मिलती है और वो स्टैब्लिश करती है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर जहाँ पे 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, है ना, एक सेंट्रल पे होगी, एक स्टेट पे होगी और एक पंचायत लेवल पे होगी। इस तरीके की जो फेडरल सिस्टम पे होती है, ठीक है, लेवल बाय लेवल होते हैं, इसमें टायर्स होते हैं, टायर्स जिसको आप टीयर्स भी कह देते हो, उस वाले की हम बात कर रहे हैं। Deputies were now elected to the German Parliament और रेस्टैग, तो जर्मन पार्लियामेंट का नाम याद रखना रेस्टैग है। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उस समय पे यहाँ आ गई थी जहाँ पे वुमेन को भी अधिकार था वोट देने का। तो देख सकते हो कि जर्मनी में ये उस समय से अब तक रहती, मतलब उस समय पर इतना जल्दी इनके पास आ गई थी, 1918 में इनके पास आ गई थी जो आपके कहते हैं ना डेमोक्रेटिक रूल आ गया था, जहाँ पे 1 वोट 1 वैल्यू है सबके लिए, विमेन कैन ऑल्सो गिव वोट। तो उस समय पे इनकी इतनी अच्छी नींव रख दी गई थी, बट इंस्टेबिलिटीज़ की वजह से ये बदलनी पड़ गई। और जब ये बदली तो और कंट्रीज़ में, देखो इनको आज़ादी मिली 1945 में पूर्ण रूप से सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद, और तब तक कितनी कंट्रीज़ थी जो कि ऑलरेडी डेमोक्रेटिक बन गई थी। तो अगर उस समय पर ये अपना डेमोक्रेसी नहीं हटाते तो आज कितना डेवलप होते, ठीक है। ऑल तो ये आज बहुत डेवलप है, लेकिन उस समय पे भी यहाँ के लोगों में कितना अच्छा थॉट था कि 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए फॉर मेन एंड वुमेन एवरीबॉडी, ठीक है। The Republic, however, was not received well by its own people. अब ये जो वेमर रिपब्लिक बनी थी ये अपने खुद के लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं थी। द रीज़न वॉज क्योंकि जर्मनी उस समय पर डिफीट हुआ था बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब गलती तो ऑल द सारे एम्परर की थी, ठीक है, हार गया, लेकिन एम्परर ने एज जल्दी से वो हारे वो अपने को हटा लिया। एम्परर ने क्या किया, हारा और हट गया। उस समय पर वेमार रिपब्लिक इमीडिएटली आ गई, तो लोगों को ये लगा कि रीज़न इज़ द वेमार रिपब्लिक, ठीक है, क्योंकि जो एम्परर है वो तो पद त्याग दिया था, वेमार उस समय पे आ गई थी, तो लोगों का जो पिन पॉइंट हुआ वेमार रिपब्लिक पे हुआ कि दिस इज़ द रूट रीज़न, इसकी वजह से ये वॉर वगैरह हुआ है और हमारी हार हुई है। इसके अलावा देयर वॉज सेकेंड रीज़न ऑल्सो कि वाई पीपल वर नॉट एक्सेप्टिंग दिस वेमार रिपब्लिक वॉज द पीस ट्रीटी एट वर्सलिस। अब ये पीस ट्रीटी एट वर्सलिस क्या थी, ऑल्दो ये एक पीस ट्रीटी थी, लेकिन इसमें जो हुआ था वॉज अ वेरी ह्यूमिलेटिंग पीस फॉर जर्मनी। सो क्या हुआ था, Now, the peace treaty at Versailles with the Allies was a harsh and a humiliating treaty. तो ये एक harsh और humiliating treaty थी। इस treaty में क्या था, Germany lost all its overseas colonies. तो जर्मनी की जितनी भी ओवरसी कॉलोनीज थी, यानी कि जर्मनी के बाहर जितनी भी उसकी कॉलोनीज थी, जितनी भी जगहों पे उसने अपना आधिपत्य बना के रखा था, तो वो सारी से छीन ली गई थी। 1/10 इसकी पॉपुलेशन को छीन लिया गया था, 13% इसकी टेरिटरीज को ले लिया गया था, 75% इसका आयरन ले लिया गया था, 26% इसका कोल ले लिया गया था। किसने लिया था, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लुथियाना ने। सो हुआ क्या, वर्सलिस ट्रीटी हुई थी, इसमें क्या था कि एलीज बहुत हार्श बन गए थे और उन्होंने एक ह्यूमिलेटिंग पीस साइन करवाया था, किससे, जर्मनी से, जिसमें जर्मनी ने अपनी ओवरसीज कॉलोनीज को खो दिया,
1/10 इसकी पॉपुलेशन चली गई, 13% इसकी टेरिटरीज ले ली गई थी, 75% इसका आयरन, इसका 26% कोल ले लिया गया। कहाँ गया वो सब? फ्रांस के पास, पोलैंड के पास, डेनमार्क के पास, लुथियाना के पास। तो 4 जगहों पे गया, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लुथियाना, ये सब एलिस की तरफ से है। ठीक है, एलिड पावर्स ने और क्या किया? इसको डीमिलिटराइज कर दिया। द बिगेस्ट एंड द बैडेस्ट थिंग इज डीमिलिटराइज कर देना, द वर्स्ट थिंग यू कुड से, डीमिलिटराइज कर देना। किसी भी कंट्री में जब भी कोई अटैक होता है तो उसकी मिलिट्री लड़ती है ना, हर कोई सिटीजन जाके तो नहीं लड़ता। सो यहाँ पे इसकी मिलिट्री ले ली गई थी। दैट मीन्स कि अब कोई वॉर कर, आपसे कोई फाइट कर रहा है तो यू डोंट हैव एनीथिंग, आपके पास कुछ भी नहीं है जो दूसरी वाली पार्टी से लड़ सके। सो डीमिलिटराइज कर दिया गया जर्मनी को। ठीक है, टू वीकन इट्स पावर। द मेन रीजन वॉज कि इसको वीक बना दो। वॉर गिल्ट क्लॉज था। वॉर गिल्ट क्लॉज कुछ भी नहीं था, जो वर्सलेस ट्रीटी थी उसको ही वॉर गिल्ट क्लॉज बोला गया था। हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेज द एलिड पावर कंट्री सफर। तो वॉर गिल्ट क्लॉज में ये था कि जर्मनी की वजह से हम सबकी हार हुई है। सो जर्मनी को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माना गया था फॉर वॉर एंड डैमेजेस द एलिड कंट्रीज एट सफर्ड, क्योंकि एलिस ने भी तो बहुत सफ़र किया है ना। अब जर्मनी को फोर्स किया गया कि वो करे कंपनसेशन को पे, अमाउंटिंग ये 6 बिलियन पाउंड। ठीक है, तो 6 बिलियन पाउंड को उसको पे करना पड़ा। द एलिड आर्मीज आर ऑल्सो ऑक्यूपाइंग द रिसोर्स रिच रियाइन लैंड फॉर मच ऑफ 1920। तो 1920 में क्या हुआ? रियाइन लैंड था जो एक रिसोर्स रिच लैंड था जहाँ कोल बहुत अच्छा मिलता था, तो उसको भी ले लिया गया था। Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only defeating the war but also the disgrace at Versailles. So जो वर्सलिस में बेइज्जती हुई है ना, तो उसके लिए जो जिम्मेदार माना गया था वो उसको ही माना गया था। अफेक्ट्स ऑफ द वॉर। अब वॉर के क्या इफेक्ट होते हैं? जब वॉर होता है तो फाइनेंशियली तो लोग क्रिपल्ड हो ही जाते हैं, साथ में फिजियोलॉजिकली भी, शारीरिक रूप से भी लोग बहुत ज़्यादा एक हम कह सकते हैं डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, सो द वॉर हैड अ डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ फिजियोलॉजिकली एंड फिनेंशियली। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर यूरोप टर्न्ड इनटू वन ऑफ द डेब्टर। तो यूरोप बहुत रिच कॉन्टिनेंट थी, इसके पास इतना पैसा था कि ये दुनिया में और बहुत सारी कॉन्टिनेंट्स को पैसा देती थी। डेब्टर बन गई थी अभी ये आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो पहले कभी क्रेडिटर थी, दूसरों को पैसा देती थी, अब वो खुद डेब्टर बन गई है, लोन पे अपना खर्चा चला रही है यूरोप। अनफॉर्चुनेटली जो इन्फेंट रिपब्लिक थी, इन्फेंट यानी कि जो न्यूली अराइजिंग रिपब्लिक थी, वेमार रिपब्लिक जो थी, उसको ऐसा माना गया कि इसकी गलतियां हैं सारी जो हो रहा है यूरोप में। सो अब उसको बोला गया यू हैव टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। ऑल दो गलतियां सारी ओल्ड एम्पायर की थी, लेकिन अब यही एग्जिस्ट कर रही थी एज अ गवर्नमेंट, तो उसको सारी जो सिंस थी यानी कि जो पाप भरने थे ओल्ड एम्पायर के, उसे करने थे। जो रिपब्लिक थी कैरीड द बर्डन ऑफ द वॉर गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलेशन। नेशनल ह्यूमिलेशन भी हुआ और वॉर गिल्ट भी हुई थी। एंड वॉज फिनेंशियली क्रिपल्ड बहुत कमज़ोर पड़ गई थी जो वेमार रिपब्लिक थी, क्योंकि उसको बहुत सारा कंपनसेशन पे करना पड़ रहा था, वो बहुत कमज़ोर हो गई थी, पैसा ख़त्म हो रहा था। नाउ अब जो लोग सपोर्ट कर रहे थे वेमार रिपब्लिक को कौन थे? ऑब्वियसली वेमार रिपब्लिक एक डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी, तो उसको जो सपोर्ट कर रहे थे वो सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे, डेमोक्रेट्स थे। और यही जो कंजर्वेटिव नेशनल सर्कल है यानी जर्मन सोसाइटी के लोगों के एक तरह से तीखी नज़र में आए, और इनको क्या बोला गया? इनको नवंबर क्रिमिनल्स बोला गया। नवंबर क्रिमिनल्स क्यों? क्योंकि ये जो वेमार रिपब्लिक थी इसको चुना नवंबर में गया था, इसको इलेक्ट किया गया था नवंबर में, और इनको नवंबर क्रिमिनल्स बोला गया था। अभी ये जो माइंडसेट है लोगों का, इसने बोला कि देयर शुड बी पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन, मतलब सोसाइटी में पॉलिटिक्स में चेंज आना चाहिए।
सो पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ अर्ली 1930, यानी कि एक नया तरीके का डेवलपमेंट होता है पॉलिटिक्स में जर्मनी की 1930s में, और वो होता है द राइज ऑफ द हिटलर, जो हम आगे देखें। The First World War had a deep imprint on the European society and polity। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इसमें जो यूरोपियन सोसाइटी थी उसमें एक बहुत बड़ा एक तरह से लोगों ने हाईलाइट किया था कि जो मिलिट्री की लाइफ होती है या जो सोल्जर्स की लाइफ होती है बड़ी अच्छी होती है, एंड सोल्जर्स वर प्लेस्ड अबव सिविलियंस। ऐसा क्यों था? बिकॉज एट दैट टाइम यूरोप में बहुत सारे इंटर वॉर चल रहे थे, मतलब यूरोप के अंदर ही अंदर बहुत सारे वॉर चल रहे थे। तो यूरोप में हर जो कंट्री थी वो चाहती थी कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर्स तैयार हों सो दैट वो वॉर कर सकें। सो सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियन। Politicians and publicists laid a great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine। तो ये बोला गया कि स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, एग्रेसिव होना पड़ेगा, मस्कुलिन होना पड़ेगा एंड सोल्जर बनना पड़ेगा। द मीडिया ग्लोरीफाइड द ट्रेंच लाइफ। सो उस समय पे जो वॉर होते थे वो ट्रेंचेस में घुस के होते थे। ट्रेंचेस होते हैं गड्ढे जिनके अंदर घुस घुस के लोग छुप के वॉर करते थे। तो मीडिया ने ये ग्लोरीफाई किया कि कितनी अच्छी है ट्रेंच लाइफ जो सोल्जर्स की होती है, कि आपको छुप के वॉर करना है। बट ट्रुथ वॉज द ट्रुथ वॉज दैट जो सोल्जर्स थे बहुत मिजरेबल लाइफ, बहुत बुरी लाइफ जी रहे थे इन दीज ट्रेंचेस। वाई? बिकॉज दे वर ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग ऑन कॉप्स। सो वहाँ पे जो ट्रेंचेस होती थी उसमें जो डेड बॉडीज होती थी, कॉप्स होते थे, तो उन कॉप्स को खाया करते थे जो रैट्स होते थे। दे फेस्ड पॉइजनस गैस। अब वो एक ही कमरे में, मतलब एक ही ट्रेंच में बंद है, तो वहाँ पे पॉइजनस गैसेस जो आती थी, जो स्मेल इकट्ठी हो जाती थी, तो वो जो होती थी वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती थी। एंड एनिमी शेलिंग यानी कि जो स्केलेटन्स बॉडीज़ के पड़े रहते थे। एंड विटनेस देयर रैंक रिड्यूस रेपिडली। और सोल्जर्स ने देखा कि उनकी जो रैंक है, यानी कि जो तरीका है जिस तरह से लड़ाई होती है, वो किस तरह से गिरती जा रही है। एग्रेसिव वॉर प्रोपोगेंडा होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना, है ना। तो यहाँ पे भी बढ़ावा दिया जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर्स हिस्सा लें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो सोल्जर्स बने। सो इस समय पर यहाँ पर अब मांग हुई थी फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप की। एक फिक्स टाइप का रूल चाहिए डिक्टेटरशिप जो बदले ना है, जहाँ पे पार्लियामेंट या किसी भी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, जो डिक्टेटर हो खुद ही सारे डिसीजन ले। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप की मांग हो रही थी। डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटी ऑफ द इंटरवॉर यूरोप। तो अभी बोला गया कि डेमोक्रेसी एक वीक और एक इंस्टेबल तरीका है। अब जो यहाँ पे इंटरवॉर यूरोप चल रहे हैं ये इसको नहीं सर्वाइव कर सकता, डेमोक्रेसी को चेंज होना पड़ेगा। Political radicalism and economic crisis. The birth of Weimar Republic coincided with the revolutionary uprising of the Spartist League on the pattern of Bolshevik revolution in Russia। तो जो वेमार रिपब्लिक थी उसके साथ एक और रिवोल्यूशनरी पार्टी आ रही थी, स्पार्टिस्ट लीग, जो कि बॉल्शविक रिवॉल्यूशन के तरीके से वर्क कर रही थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके तरीके से। आई विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज आईज में बहुत इचिंग वगैरह हो रही है। दैट इज थैंक यू।